हेलो क्लास एट्थ। मैंने आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर सेकंड पढ़ा दिया है और आज मैं आपको हिस्ट्री का लेसन नंबर थर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका मतलब है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन थी उसका प्रसार और उसका संगठन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 1757 से लेकर के 1857 यानी 1757 से लेकर के 1857 के बीच भारत में बहुत सारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल आए, जिन्होंने कि भारत में ब्रिटिश शासन को स्थापित करने के लिए, अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए और अपने साम्राज्य के प्रसार के लिए ढेर सारा प्रयास किया। और अपने शक्ति का प्रसार करने के लिए अपने साम्राज्य का प्रसार करने के लिए और अपने शक्ति को संगठित करने के लिए ये जो गवर्नर जनरल थे ब्रिटिश, इन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए। एक तरफ जहां इन्होंने अवसरवादी युद्ध संधियों की नीति अपनाई, यानी कि युद्ध करके उसके बाद संधि करना राज्यों के साथ, एक तरफ तो ये नीति अपनाई। दूसरी तरफ इन्होंने साम्राज्य को हथियाने के लिए अपने आर्मी का सहारा लिया। यानी कहने का मतलब ये कि ये दोनों ही पॉलिसी से काम करते थे कि सब्सिडी अलायंस के तहत साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए, और यदि इससे नहीं मानता है कोई राजा तो उससे जो है फोर्स के साथ, आर्मी के साथ निपट करके उसके साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए। इसी क्रम में मैसूर राज्य, मराठा राज्य, सिंध, पंजाब, ये जो राज्य थे इनको जो है इन्होंने युद्ध में पराजित किया था, और युद्ध में पराजित करने के बाद इनके ऊपर सहायक संधि थोप दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। इसी तरह से जो अवध राज्य था, उसको ब्रिटिश ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, अपने राज्य में मिला लिया था, और ये कह के मिला लिया था कि यहाँ का जो गवर्नेंस है, वो ढंग से नहीं चल पा रहा है। यहाँ का जो राजा है वह यहाँ के शासन को अच्छे से नहीं चला पा रहा है। सहायक संधि के अलावा अंग्रेजों की एक और पॉलिसी थी जिसके तहत वह राज्यों का हरण कर लेते थे, किसी राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। वह था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत भी ये जो है किसी राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेते थे। इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1856 में चलाया गया था। इस चैप्टर में स्टूडेंट हमको देखना है कि ब्रिटिश ने भारत के अंदर अपने साम्राज्य का प्रसार कैसे किया, किस तरह से राज्यों को अपने अधीन लिया, अपने राज्य में मिलाया। तो इस क्रम में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अंग्रेजों ने मैसूर को अपने अधीन कैसे किया, अपने राज्य में कैसे मिलाया। तो इसको देखने के लिए हम ये देखेंगे कि मैसूर को अपने साम्राज्य में मिलाने के लिए अंग्रेजों ने मैसूर के साथ युद्ध किया था। और इस युद्ध के बारे में हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैसूर जो है एक बड़ा ही भव्य और सुंदर राज्य माना जाता था। यहाँ ये जो है एक एग्रीकल्चरल टेरिटरी था, यानी कि कृषि क्षेत्र था। बहुत सारे जो किले थे मैसूर राज्य में वो पहाड़ियों पर बनाए गए थे, इसलिए ये देखने में बहुत ही सुंदर दिखता था ये राज्य। 18वीं शताब्दी के मध्य तक जैसे जैसे मुगल सम्राटों की शक्ति क्षीण होने लगी, मुगल साम्राज्य का पतन होने लगा,
उसी समय जो ये राज्य था मैसूर, उभर करके सामने आया और अपने को मुगल साम्राज्य से अलग करके स्वतंत्र घोषित कर दिया। हैदर अली 1761 में यानी कि 1761 ईस्वी में मैसूर का राजा बना और 1782 ईस्वी तक ये राजा रहता है। इसके बाद इसके जब 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु होती है तो इसका लड़का टीपू सुल्तान जो है वो 1782 ईस्वी में मैसूर का राजा बनता है और यह जो है 1799 तक शासन करता है और 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ये दोनों ही राजा जो थे मैसूर के बड़े ही पावरफुल राजा थे, बड़े ही शक्तिशाली राजा थे और इनका फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इनका जो है गहरा लगाव था। इन दोनों ही राजाओं ने अपनी सेनाओं को फ्रेंच टेक्निक के आधार पर युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया, यानी कि अपनी सेनाओं को उन्होंने फ्रेंच युद्ध टेक्निक के आधार पे क्या किया, प्रशिक्षण दिया। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब हैदर अली टीपू सुल्तान का लगाव फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ देखती थी तो उसे मैसूर राज्य जो है एक खतरे के रूप में नजर आता था आने वाले समय में अपने लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किसी तरह से मैसूर साम्राज्य को अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी, लेकिन वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं ले सकती थी। इसलिए उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक पॉलिसी अपनाई कि सबसे पहले मैसूर के आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि हैदराबाद है या मराठा है, इनके साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले किया क्या कि संधियाँ की इसलिए ताकि बाहर से वो जो है मैसूर के ऊपर नियंत्रण स्थापित कर सकें, अपना जो है कंट्रोल कर सकें। साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया यह भी चाहती थी कि जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है इन क्षेत्रों में उसका प्रभाव बढ़ गया है, उनके प्रभाव को किसी तरह से क्या किया जाए, कम कर दिया जाए या समाप्त कर दिया जाए पूरी तरह से। इस तरह से अंग्रेजों और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच मामला जो है युद्ध तक एक व्यापार को लेकर के पहुंच गया। एक व्यापार के चलते अंग्रेजों और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू सुल्तान के बीच मामला काफ़ी बढ़ गया और मतभेद पैदा हो गया, मामला लड़ाई झगड़े तक पहुंच गया। वो व्यापार का मामला ये था स्टूडेंट कि मैसूर जो था वो मालाबार तट के किनारे बसा हुआ एक राज्य था, यानी कि मालाबार जो तट था वह मैसूर के नियंत्रण में था। और इस मालाबार तट पे काली मिर्च और इलायची जो है पर्याप्त मात्रा में पैदा होती थी, जहाँ से जो अंग्रेज थे काली मिर्च और इलायची को खरीदते थे और उसका निर्यात जो है उसको जो है विदेशों को एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन हुआ क्या कि 1785 में यानी कि 1785 ईस्वी में हुआ क्या कि टीपू सुल्तान ने अपने रियासत में, अपने साम्राज्य में जो पड़ने वाले बंदरगाह थे वहाँ से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दिया। बोल दिया कि हमारे बंदरगाह से आप ये सामान नहीं ले जा सकते हो। इसके साथ ही मैसूर के सुल्तान ने जो स्थानीय वहाँ के लोकल जो व्यापारी थे, मर्चेंट थे, उनको भी कंपनी के साथ बिजनेस करने पे रोक लगा दिया। सुल्तान के इस कदम से अंग्रेज जो थे वह आग बबूला हो गए। ये बात 1785 की है, 1785 ईस्वी की है और इस समय मैसूर का सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान था, क्योंकि हैदर अली जो है वो 1782 में ही मर गया था। सुल्तान के इस कार्य से अंग्रेज जो है बहुत अधिक क्रोधित हो गए, आग बबूला हो गए और उन्हें यह महसूस होने लगा कि इस तरह के राजाओं को कुचलना और नियंत्रित करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आगे के लिए ये हम लोगों के लिए बहुत बड़े जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इस तरह से अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को सबक सिखाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। मैसूर और अंग्रेज़ों के बीच कुल 4 लड़ाइयाँ होती हैं। जो पहली लड़ाई होती है वो 1767 में शुरू होती है और इसका अंत जो है 69 में होता है। दूसरी जो लड़ाई होती है वो 1780 में शुरू होती है, यानी 1780 में शुरू होती है और यह 1784 तक चलती है। जो तीसरी लड़ाई होती है वो 1790 से शुरू होती है और 1792 तक चलती है। ठीक है। इसके बाद
चौथी लड़ाई चलती है 1799। इस तरह से ये 4 लड़ाइयाँ होती हैं। अब हम इन चारों युद्ध के बारे में बारी बारी से जो है इसकी स्टडी करेंगे। तो आइए हम पहले चलते हैं कि फर्स्ट जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसके बारे में चलते हैं। जो पहला आंग्ल मैसूर हुआ था स्टूडेंट, वो 1767 में शुरू हुआ था। 1767 में शुरू हुआ था और यह 1769 में इसका अंत हुआ था। और दूसरा जो था वो 1780 में शुरू हुआ था और 1784 में लास्ट हुआ था। शुरू की जो दो लड़ाइयाँ थी, यानी कि फर्स्ट वार और सेकेंड वार, इसमें जो हैदर अली था वो मजबूत स्थिति में बना हुआ था। यानी कि हैदर अली की जो स्थिति थी वो काफ़ी मजबूत थी। हमने बताया कि जो दूसरी लड़ाई हुई थी वो 1780 में शुरू हुई थी और 1784 में इसका लास्ट हुआ था। जबकि इसी बीच यानी कि 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हैदर अली की मृत्यु एक पुराने युद्ध में लगे हुए चोट के कारण होती है। यानी कि उसे जो है इससे पहले जो युद्ध हुआ रहता है उसमें उसे जो है कि चोट लग जाता है। यह चोट जो है इतना दर्दनाक, मतलब इतना दर्द, असहनीय दर्द उसको होता है। और सेकंड जो है आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 82 में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद टीपू सुल्तान जो है सिंहासन पर बैठता है और वह अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध को कंटिन्यू रखता है, जारी रखता है। लेकिन तभी टीपू सुल्तान को महसूस होता है कि अभी अंग्रेजों के साथ ज़्यादा समय तक युद्ध करने का ये सही समय नहीं है। इसलिए टीपू सुल्तान ने अपनी जो है बुद्धिमत्ता दिखाते हुए अंग्रेजों के साथ एक संधि कर लेता है 1784 में। इस संधि को ट्रीटी ऑफ मंगलौर के नाम से जाना जाता है। इस तरह से टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य कुछ दिनों के लिए शांति हो जाती है। लेकिन ये शांति बहुत दिनों तक कायम नहीं रह पाती है। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच फिर किसी बात को लेकर के आपस में मतभेद हो जाता है और अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आपने जो मंगलौर की संधि हमारे आपके बीच हुई थी उसके मुताबिक आपने काम नहीं किया है, उस संधि का आपने उल्लंघन किया है। इस प्रकार से जो आंग्लो मैसूर तीसरा युद्ध शुरू होता है और यह जो युद्ध होता है वह 1790 से लेकर के 1792 तक चलता है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार जाता है। अंग्रेज जो थे वो मैसूर की जो कैपिटल थी श्रीरंगपट्टनम, उसकी घेराबंदी कर लेते हैं। उसकी जो है वो घेराबंदी कर लेते हैं। टीपू सुल्तान जो है जब बचाव का कोई रास्ता नहीं देखता है तो अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। इस प्रकार टीपू सुल्तान जो है अपना सरेंडर कर देता है और टीपू सुल्तान के जो दो पुत्र रहते हैं, जो उसके 2 सन रहते हैं, वो उनको अंग्रेज जो है अपनी सेवा में रख लेते हैं, अपने यहाँ ले जाते हैं। इसके बाद अंग्रेज जो है टीपू सुल्तान से डिमांड करते हैं कि इस युद्ध में जितनी हमारा नुकसान हुआ है, जितनी हमारी जो है कि क्षति हुई है, उसकी आप पूर्ति कीजिए। इस क्षतिपूर्ति के तौर पे जो टीपू सुल्तान रहता है वह अपना आधा राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता है और आधा राज्य फोर्स करके मराठा और निज़ाम को दिलवा दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और जो चौथा यानी फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध रहता है वो लगभग 3 महीने चलता है। यानी कि मार्च 1799 से लेकर के मई 1799 तक चलता है ये। इस युद्ध का मेन कारण रहता है कि जो अंग्रेज रहते हैं, जो ब्रिटिश रहते हैं, वो टीपू सुल्तान को सहायक संधि के लिए कहते हैं। लेकिन जो टीपू सुल्तान रहता है वो सहायक संधि अंग्रेजों के साथ करने के लिए मना कर देता है, जिसके कारण ये फोर्थ जो है कि वार होता है। इस युद्ध में ब्रिटिश एक पूरी तरह से तैयार संगठित सेना लेकर के टीपू सुल्तान के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और टीपू सुल्तान को जो है इस युद्ध में बुरी तरीके से पराजित करते हैं। युद्ध के दौरान ये 4 मई 1799 का समय था कि जो टीपू सुल्तान था वह लड़ते हुए मारा जाता है। टीपू सुल्तान के मरने के बाद मैसूर के राजा जो है कृष्णा राजा को बनाया जाता है। टीपू सुल्तान का जो साम्राज्य रहता है उसका कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों के द्वारा कैप्चर करके निज़ामों को दे दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा जो है मैसूर के जो नए महाराजा रहते हैं कृष्णा राजा, उनको दे दिया जाता है। और कृष्णा राजा को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वह अंग्रेज़ों के इशारे पर चलेंगे, मतलब अंग्रेज़ों के द्वारा थोपे गए जो सहायक संधियां हैं उसका वो अनुपालन करेंगे।
इस तरह से हमने आंग्ल और मैसूर युद्ध के बारे में पूरी जानकारी ली। आगे हम देखेंगे कि आंग्ल और मराठा वार की किस तरह से अंग्रेज जो है मराठा राज्य को अपने कब्जे में लेते हैं, उनके साथ युद्ध के माध्यम से क्या क्या होता है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।